हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे चार धाम रोड प्रोजेक्ट। क्वेश्चन आ सकता है जी, क्या प्रोजेक्ट है, इससे क्या नफे नुकसान है, क्या करना चाहिए, तो क्या डेवलपमेंट रोक देनी चाहिए, या ऐसा पूछा जा सकता है कि एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संदर्भ में चार धाम रोड प्रोजेक्ट है जो, तो उसको क्या प्रोसीड करना चाहिए। ऐसे कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। तो हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं जी। देखो जी, तो आपको पता है कि जो हमारे चार धाम है उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनको आपस में रोड के साथ हमने जोड़ना है। द चार धाम रोड प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड क्या ऑल वेदर कनेक्टिविटी, भी किसी भी मौसम में आ जा सकते हैं, ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द फोर मेजर श्राइन्स। कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये इनकी सीक्वेंस आप देखना याद रखना। ये ईस्ट से वेस्ट ऐसे ही है, पहले बद्रीनाथ आता है, फिर केदारनाथ, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री। ऐसे क्वेश्चन प्री में पूछे जा सकते हैं इनकी सीक्वेंस के बारे में। ठीक है जी, एक आध लाइन में आपने इंट्रोडक्शन दे दी, बता दिया क्या है। आगे चलते हैं। चैलेंजेस पोस्ड, या कौन कौन से इशू हैं। हिमालयस आर वेरी फ्रेजाइल इन नेचर, हिमालय अपने आप में बहुत ही नाजुक सिस्टम है। बिफोर कंस्ट्रक्शन इट्स सीस्मिसिटी, ग्लेशियर बिहेवियर, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल शुड बी कंसिडर्ड। कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले ये देखना पड़ेगा भी इसमें कितना भूकंप वगैरह आ सकता है, कहीं हम पंगे ज्यादा तो ना ले लें। इसका ग्लेशियर बिहेवियर कैसे है, ग्लेशियर कितने पिघल रहे हैं, क्या हिलजुल करने से और तो नहीं पिघल जाएंगे, क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट है, और इसका ओवरऑल डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल कितना है। तो ये सब कंसीडर करके सोच विचार के ही आगे बढ़ना चाहिए। एक बात, रिसेंटली ऑलरेडी वी हैव सीन फ्लैश फ्लड्स ड्यू टू द बर्स्ट ऑफ एन आर्टिफिशियल लेक क्रिएटेड बाय ए ह्यूज लैंडस्लाइड। अभी कुछ समय पहले हाल ही के टाइम में कि काफी बड़ी जो लेक है बर्फ की जमी हुई थी वो पिघल गई। उससे क्या हुआ, एकदम कितना पानी आ गया नदियों में। तो एकदम जब नदी में पानी आया तो उन्होंने साइड वाइज इरोजन किया, तो और मिट्टी अपने अंदर गोल ली, मिट्टी और आ गई, रिवर लोड बढ़ गया, तो लिक्विड या पानी या जो बहाव था और ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, फ्लैश फ्लड आया। तो ये इंसिडेंट हो रहे हैं। सिमिलरली द प्रोजेक्ट विल इंक्रीज इरोजन रेट्स। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, पत्थरों को काटेंगे, पहाड़ों को काटेंगे, तो क्या होगा, इरोजन होगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, और मिट्टी वगैरह वाटर बॉडीज में ऐड हो जाएगी, और क्या होगा, जो मास वेस्टिंग प्रोसेसेस वगैरह भी होंगी। मास वेस्टिंग मतलब जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे, तोड़ोगे फोड़ोगे पहाड़ों को, तो कितना कितना पहाड़ों का जो है मास है, कितना कितना एकदम पहाड़ों का एरिया नीचे गिरने के आसार बने रहेंगे, मास वेस्टिंग। हिमालय हैव स्टीप स्लोप्स, हिमालय की स्लोप क्या है, बहुत स्टीप है, ऐसे धीरे धीरे इसका ग्रेडियंट नहीं है, एकदम स्टीप स्लोप है, एकदम क्या है, इसकी ऊंचाई बढ़ती है। जहां हम कह लें गिराई ऊपर से नीचे की तरफ आए तो गिराई एकदम ज्यादा होती है। एंड शार्प ग्रेडियंट, दीज आर नॉट कंड्यूसिव फॉर ह्यूमन इंजीनियरिंग। तो ऐसा जो है टोपोग्राफी वगैरह वो ह्यूमन इंजीनियरिंग के लिए ठीक नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि जहां पर आप जब पंगे लोगे तो क्या होगा, तोड़फोड़ करोगे तो पहाड़ वगैरह गिरेंगे ज्यादा, ठीक है, मास वेस्टिंग होगी। प्रोजेक्ट विल लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, जनता को वहां से हटाना पड़ेगा, ये बात। डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी तबाही होगी, पॉस्चर खराब होगा जहां पर पशु वगैरह चराए जाते हैं, और कल्चरल हेरिटेज, जो नेचुरल कल्चरल हेरिटेज है, हमारी कुदरती सांस्कृतिक धरोहर है ये, उसको भी नुकसान होगा, ये बातें होगी।
तो मेजर्स नीडेड, तो क्या करना चाहिए हमको? कीप द ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस टू द मिनिमम लेवल, तो इंसान के द्वारा की जाने वाली डिस्टर्बेंस कम से कम करें, हम अधिक पंगे ना लें। सेफ, स्टेबल एंड डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ सेफ हो, स्टेबल हो और थोड़ा बहुत डिजास्टर आ भी गया तो उसको सह ले, रेजिलिएंट हो। अडॉप्ट पार्टिसिपेटरी अप्रोच, सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर से सेंटर में बैठे कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया और उसी प्रकार से योजना बन गई। तो जो जनता है, वहां के लोकल लोग हैं, उनकी राय भी लेनी है। वॉइसेस ऑफ लोकल पीपल शुड बी हर्ड बिफोर मेकिंग एनी पॉलिसी, लोकल जनता की भी आवाज जरूर सुननी है। स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट रेगुलेशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो जो एनवायरमेंट को बचाने के लिए हमारे पास रेगुलेशंस है, उनकी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करो। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, ये एक प्रोसीजर है जिससे हम किसी भी प्रोजेक्ट का असेसमेंट कर लेते हैं, एनवायरमेंट के ऊपर कितना गड़बड़ होने की चांस है, तो इनको भी हम क्या करें, स्ट्रिक्टली एनफोर्स करें। तो एंड में एक दो लाइनें अपने से लिख देनी है। वी शुड परस्यू डेवलपमेंटल गोल्स विदाउट ब्रेकिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, ठीक है ना। हमने ऐसी डेवलपमेंट करनी है कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। या ऐसे कह दो कि हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए और एनवायरमेंट साउंड एनवायरमेंट भी चाहिए, इसलिए कोशिश करो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए, ठीक, जिससे हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, कुछ ऐसी चीजें। ओके जी, अगला टॉपिक है जी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु कह लो आप, ठीक, तो उसके ऊपर हम जब दवाई डालेंगे, हमने खुद दवाई खाई ताकि कीटाणु मर जाए, ठीक है जी, फिर क्या होगा, उनमें से कुछ बच जाएंगे। तो वो धीरे 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 क्यों बचे? क्योंकि उन्होंने दवाई के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। जब रेजिस्टेंस डेवलप कर ली तो नेक्स्ट टाइम हमको और स्ट्रॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है जी। फिर ये साइकिल चलता रहेगा, कुछ माइक्रोब्स फिर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे और फिर हमको और जबरदस्त और शक्तिशाली दवाई खानी पड़ेगी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और एक टाइम आएगा जब हमारी दवाइयों का असर इनके ऊपर नहीं होगा, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR, एक बार ऐसे आपने लिख दिया, बस आगे आपने AMR ही लिखना है। इज द रेजिस्टेंस अक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेजिस्टेंस अक्वायर कर लेते हैं, किसके खिलाफ? अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, तो इनको मारने के लिए जो ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है जी। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन, कब? जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट्स, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तो है। तो ये क्या करते हैं, चेंज ओवर टाइम, ये इनके अपने ना जो इनके जीन्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो ये अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं दवाइयों से लड़ने के, तो ये चेंज हो जाते हैं एंड नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन, तो मेडिसिन का इनके ऊपर असर नहीं होता, ये है बात। तो कंसर्न क्या है, कंसर्न क्या है? तो परेशानी की बात यह है कि जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है वो बिकम्स इनइफेक्टिव। तो जो दवाइयां हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं वो क्या बन जाती है, इनइफेक्टिव, एंड इन्फेक्शन आर नॉट क्योर्ड एंड स्प्रेड टू अदर्स, तो जो हमारी इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होती और एक से दूसरे की तरफ, दूसरे पर फैलती रहती है। मोर स्ट्रॉन्गर ड्रग्स आर नीडेड टू क्योर द इन्फेक्शंस, तो इन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हमको ज्यादा स्ट्रॉन्गर दवाइयां चाहिए, ठीक है जी। आपने और स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक वगैरह बना ली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मैंने बताया पहले भी। तो इनके खिलाफ भी क्या है, माइक्रोब्स रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, फिर हमको फिर स्ट्रॉन्ग दवाई बनानी पड़ती है। अच्छा जी, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगेन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस साइकिल गोज ऑन एंड इन द लास्ट सुपर बग्स आर क्रिएटेड, तो अंत में क्या होता है, सुपर बग बन जाते हैं, ऐसे बग जिसको हम सुपर कहते हैं, सुपर बग मतलब इनके ऊपर किसी भी दवाई का, किसी भी अवेलेबल दवाई का असर नहीं होता। दैट आर टोटली रेजिस्टेंस टू एनी एग्जिस्टिंग ड्रग, कोई भी जो हमारे पास ड्रग है तो उसका इसके ऊपर, इन बग्स के ऊपर, इन माइक्रोब्स के ऊपर असर नहीं होता। इट विल लीड टू हाई मोर्टेलिटी रेट, तो फिर क्या है, बीमारी जो हमारी इन्फेक्शन है
तो उसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या है, जान जाने का खतरा रहेगा। मोर पीपल विल बी फोर्स्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्यू टू एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो जो बीमारियां पहले कम खर्चे में ठीक हो जाती थी उनके लिए महंगा प्रोसीजर चाहिए होगा। तो इससे क्या होगा, जनता क्या है, गरीब बन जाएगी ज्यादा पैसा खर्चने के कारण। हमारी जीडीपी में भी लॉस होगा क्योंकि सरकारों को काफी अधिक बजट ऐसी बीमारियों को के साथ लड़ने के लिए यूज करना पड़ेगा। मोर एंड मोर कॉमन डिजीजेस, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सांस संबंधी इन्फेक्शन, हमारी जो श्वास नली है उसमें भी कहीं इन्फेक्शन हो जाए, जैसे जुकाम वगैरह हो गया। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक, हमारी जैसे होता नहीं है, कहते यूटीआई, जब कभी कभी क्या होता है, हम कम पानी पीते हैं, जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाती है तो हमारा जो हम जब यूरिनेट करते हैं, पेशाब करते हैं, तो हमको थोड़ा ऐसा लगता है, बार बार लगता है कि हमको पेशाब आया है, हमने जाना है, पर वो बेसिकली इन्फेक्शन हुई होती है, थोड़ा थोड़ा दर्द भी होता है। तो ऐसी छोटी छोटी इन्फेक्शन भी क्या हो जाती है, आर बिकमिंग अनट्रीटेबल, इनको हम ट्रीट नहीं कर पाते, ये दिक्कत हो जाती है। सिंपल सर्जरीज विल बिकम नॉन फिजिबल। जब हम सर्जरी करते हैं, जब स्किन को काटते हैं तो क्या है, एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती है ताकि अंदर की स्किन पर इन्फेक्शन ना हो जाए। और क्योंकि अब इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो रही होगी और दवाइयों का असर नहीं हो रहा होगा तो ऐसी सर्जरी भी हम नहीं कर पाएंगे, नॉन फिजिबल हो जाएंगे। अच्छा जी, रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ एएमआर, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इतनी क्यों स्प्रेड हो रही है, इतनी क्यों आ रही है, इसके क्या रीजन है। पहला है जी अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम एंटीबायोटिक्स का इतना अधिक यूज कर रहे हैं, अगर नहीं भी जरूरत तो भी हम यूज किए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, जितना अधिक हम यूज करेंगे तो फिर उतना ही सिस्टम में एंटीबायोटिक्स फैल जाएगी और क्या है, उसके खिलाफ जो है उसको सहने की क्षमता माइक्रोब्स में जल्दी आ जाएगी। ठीक है, अगर कम यूज करें तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस डेवलप इतनी जल्दी नहीं होगी। ये बात। सेल्फ मेडिकेशन, जनता अपने से ही बिना डॉक्टर की सलाह लिए सेल्फ मेडिकेशन में एंटीबायोटिक्स खाती रहती है, दैट इज विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द यूज ऑफ मेडिसिन, हमको नहीं पता हमने कब दवाई कहाँ खानी है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल डोंट नो व्हेन टू यूज द मेडिसिन, तब भी गड़बड़ हो जाती है। मास बाथिंग इन रिवर्स, ये भी एक बात है। ये आप जब यूपीएससी की तैयारी करोगे ना तो करंट अफेयर्स में ये बात आती है। कौन सी, कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाला ये वाला बग पाया गया नदियों में। तो जब जनता इकट्ठी होके किसी धार्मिक प्रोग्राम के दौरान किसी नदी में स्नान करती है ना, तो उनका मीन जो एक्सक्रीटा कह लो, जहां मान लो कि उनकी मतलब बॉडी से क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, ये वाले बीमारी वाले, वो एकदम नदी में चले जाते हैं। ठीक है, तो नदी में चले गए, ठीक, तो फिर क्या हुआ, तो उन्हीं में से ये इन्फेक्शन भी ऐसे एक से दूसरे जगह फैलती है और फिर उन्हीं इन्फेक्शन में से कुछ ऐसे होते हैं जो कि दवाइयों के प्रति क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। मास बाथिंग भी एक बड़ा रीजन है। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन फूड एनिमल्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड ग्रोथ प्रमोशन। तो जो हम पशुपालन करते हैं, चाहे मुर्गी पालन हो चाहे पशुपालन हो, तो वहां पर जब हमने बीमारी का कंट्रोल करना है तो ये नहीं देखा जाता कि इस वाले जानवर को बीमारी है या नहीं है, बस क्या करते हैं, सबको एंटीबायोटिक्स खिला दो। तो इससे क्या होगा, जिसको नहीं भी जरूरत अगर आपने उसको भी खिला दी तो बड़ी जल्दी ही उनके खिलाफ भी क्या है, उस वाले दवाई के खिलाफ क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। जितना आप ओवर यूज करोगे उतनी जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। पोल्यूशन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल देयर वेस्ट। तो जहां दवाइयां वगैरह बनती हैं वहां का वेस्ट वगैरह जब नदियों में और सिस्टम में आता है तो वहां से भी क्या है, संभावना रहती है, क्योंकि आपने सिस्टम में वो दवाई ऐड कर दी, इंटरेक्टली ही सही चाहे, तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाएगी। देखो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, जब आप उस दवाई का एक्सपोजर बार बार करोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक, तो फिर सिस्टम में आप वो दवाई ज्यादा मात्रा में ले आओगे तो फिर रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाएगी। नेग्लेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस स्पेशली इन हेल्थ केयर सेक्टर, लोग अपने हाथ नहीं धोते, ठीक,
तो उससे क्या है कि जो बैक्टीरिया है, वायरस है ना, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो मरते नहीं हैं, वो साफ नहीं होते, तो फिर क्या है, उससे भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। क्योंकि एक के पास गए जर्म्स, फिर दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास गए, ऐसी बीमारी फैलती रहती है, और फिर क्या है, आप उतनी ही दवाइयां खाओगे, उतनी ही रेजिस्टेंस डेवलप होगी। ये सब चीजें हैं। स्टेप्स नीडेड, क्या करना चाहिए टू फाइट AMR? रैशनलाइजिंग यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऐसे ही एंटीबायोटिक्स नहीं खानी, जरूरत हो तो भी खानी है। इंप्रूविंग रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ड्रग्स, जो ये दवाइयां हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो इनकी प्रोडक्शन और सेल के ऊपर रेगुलेशन करो। रेगुलेशन मतलब शिकंजा कसो, बिना रूल एंड रेगुलेशन के ये इनका यूज नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ ई-फार्मेसीज, ई-फार्मेसी कौन सी होती है, जो ऑनलाइन दवाइयां देती हैं, इनके ऊपर भी रेगुलेशन करो कि आप ऐसे ही किसी ने ऑर्डर कर दिया नेट पर बैठे नेट से, तो उनको दवाई दे दी, नहीं, इसके ऊपर भी प्रॉपर चेक बैलेंस होना चाहिए कि दवाई इसको देखने से पहले क्या है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होने चाहिए। ई-फार्मेसीज। चेंज ऑफ बिहेवियर अमंग डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स, डॉक्टर्स को भी चाहिए वो बिना जरूरत के दवाई एंटीबायोटिक्स वगैरह मत लिखें, पेशेंट को भी चाहिए कि वो डॉक्टर की सलाह से ही कोई ऐसी एंटीबायोटिक वगैरह खाए। ये एक बात है। इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है ना, हमारा हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लो कि हमारा मेडिकल वेस्ट है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ताकि सिस्टम में जो हमारे हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ना आ पाए। जनता में अवेयरनेस जनरेट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को कंट्रोल करो। डिस्करेज अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ ड्रग्स इन एग्रीकल्चर, वेटनरी, पोल्ट्री, फिशरी एक्सेट्रा, तो जो हम काफी अधिक मात्रा में अनकंट्रोल्ड वे में, है ना, ड्रग्स का यूज कर देते हैं एग्रीकल्चर में, वेटनरी में, पोल्ट्री में, फिशरी में, तो उसको भी क्या करो, डिस्करेज करो। प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्टिविटीज, रिसर्च एंड इनोवेशंस, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी रिसर्च वगैरह, है ना, और इनोवेशन जिससे क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्टिविटी, है ना, ये सब एक्टिविटीज जिससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है ना, इन सबको समझने के लिए, इन सब पर काबू पाने के लिए क्या है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करो। पैसा, बिना पैसे की थोड़ी बात बनेगी, बजट के द्वारा इन्वेस्टमेंट करो। स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, एक देश के बस की तो बात ही नहीं है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करना है। रेगुलेट द रिलीज ऑफ एंटीबायोटिक्स फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये भी करो। तो बस आखिरी लाइन में, एक आध लाइन में कंक्लूड कर दो, AMR इज ए ग्लोबल कंसर्न, है ना, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, ड्रग मिसयूज और ओवरयूज एंड प्रमोशन ऑफ हैंड हाइजीन इज द नीड ऑफ द आवर। तो नीड ऑफ द आवर, ये सब चीजें हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो आपने एक दो लाइनों में सार लिख देना होता है। तो अपने से और भी लिख सकते हो, इसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, NGO को, सिविल सोसाइटी को, सबको इकट्ठे होकर, है ना, काम करना चाहिए और अवेयरनेस जनरेशन करनी चाहिए, कुछ ऐसा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ठोस सब स्टेप उठाने की जरूरत है, ताकि ये ऐसी प्रॉब्लम से हम लड़ सके। ऐसे कुछ लिख दो, आखिरी में ऐसी एक दो लाइनें लिखकर कंक्लूड करना है आपने। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।